हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव में टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा सा भी आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। सभी पाँचों सवालों को एक बार देख लीजिए। हो सकता है यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और कोशिश करेंगे आप लोगों के इसी वीडियो में सारा का सारा सवाल याद करा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और वीवीआई कैटेगरी का ये सवाल है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। अगर हम ध्यान से देखें, बारीकी से समझिएगा और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। सत्ता की जो साझेदारी होती है, ऐसी शासन व्यवस्था को होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। यानी सत्ता सत्ता एक ऐसा वर्ड है। सत्ता से आपको ये सोचना है कि सत्ता जहाँ पे सरकार, एक ऐसा गद्दी सोचो, बैठने वाली एक ऐसी गद्दी सोचो जहाँ पर सरकार बैठती है। ठीक है, तो ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। अब हमें आप बताओ कि वो जो गद्दी है जहाँ सरकार बैठती है, क्या वहाँ सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा? नहीं, समाज का हर एक वर्ग, समाज का हर एक समूह, समाज के हर एक समुदाय के लोग की भागीदारी उसमें होती है। सभी कोई मिलकर उसको चुनते हैं कि वहाँ कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है और इसी सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का जो मूल मंत्र कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। सत्ता की साझेदारी होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, और सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। तो ये इसका सही जवाब है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिएगा। अगला सवाल है, युक्तिपरक कारण किसे कहा जाता है? आंसर करना है आपको। क्वेश्चन आप लोग देख लो, युक्तिपरक कारण किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा, युक्तिपरक कारण वे होते हैं जिन्हें कोई भी फैसला करते समय ध्यान में रखा जाता है ताकि सावधानीपूर्वक हिसाब लगाए बिना जल्दी में कोई गलत काम ना हो जाए, यानी गलत फैसला ना हो जाए। यानी युक्तिपरक कारण वे कारण होते हैं जिन्हें कोई भी फैसला करते समय ध्यान में रखा जाता है। यानी कोई भी आप फैसला कर रहे हो तो जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत कर लेना कि जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। होता है ना, कोई लोग जल्दीबाजी में फ़ैसला कर लेते हैं, अब बाद में फिर सोचते हैं वाह हमसे गलती हो गया, जल्दीबाजी में हमने गलत फ़ैसला ले लिया। तो युक्तिपरक कारण वे कारण होते हैं जिन्हें कोई भी फैसला करते समय ध्यान में रखा जाता है, यानी उस बात को सोचा जाता है ताकि सावधानीपूर्वक हिसाब लगाए बिना जल्दी में कोई काम ना हो जाए। युक्तिपरक कारण ही हमें लाभ हानि को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करता है। यानी युक्तिपरक कारण ऐसा कारण है जिसको आपको कहता है कि आप पहले लाभ देख लो, हानि देख लो, उसके बाद कोई फैसला करना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि समवर्ती सूची से आपका क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। समवर्ती सूची में ऐसे विचार रखे जाते हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य सरकार दोनों से होता है। यानी समवर्ती सूची, समवर्ती याद रखिएगा, समवर्ती का मतलब हो गया ऐसे सूची जिसमें समान, यानी केंद्र और राज्य में समान। ठीक है, ऐसे विचार रखे जाते हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य सरकार दोनों से होता है। इनमें लगभग 45 विषय हैं जिनमें फौजीदारी, कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, शिक्षा, वन, बिजली आदि मुख्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कानून हो गया, कानून किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में। विवाह किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। तलाक किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। उत्तराधिकारी किस सूची में आएगा? समवर्ती में। शिक्षा, वन, बिजली, ये सब किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपका यहीं से निकल करके आता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, संघ सूची से आपका क्या तात्पर्य है? इनमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार को दिए जाते हैं, यानी
संघ लगा दिया ना, संघ का मतलब ही होता है केंद्र, सीधी सी बात है। जब कभी भी संघ लग जाए, ये जो संघ देख रहे हो ना, इस संघ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। संघ सूची, संघ राज्य, संघ शासित प्रदेश, इसका मतलब ही होता है केंद्र यानी सेंट्रल, ठीक है। यानी ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार दिए जाते हैं, एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार दिए जाएंगे, उसे संघ सूची कहते हैं। इन सूची में लगभग 97 विषय है। कितना विषय है? 97 विषय है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका स्टार्ट हो गया। कितना विषय है? 97 विषय है, जिनमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार, बैंकिंग आदि मुख्य है। तो संघ सूची का कौन सा विषय है? बैंकिंग किस में आता है? संघ सूची में। संचार किस में आता है? संघ सूची में। मुद्रा किस में आएगा? संघ सूची में। विदेशी मामले किस में आएंगे? संघ सूची में। और कितने विषय हैं? लगभग 97। तो ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको याद करना होगा आपको, चाहे सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। यानी लोग जो होते हैं तो उसके विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। हर किसी का विकास सबका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। एक कारण के साथ उत्तर दें। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए इसके आंसर में कह रहा है कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। एक भूमिहीन ग्रामीण, ये एक नहीं होगा, ये वाला एक कर लेना, ठीक है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए जो विकास का लक्ष्य होगा वो अलग होगा, ठीक है। भूमिहीन का मतलब समझ रहे हो? ऐसा ग्रामीण मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है जिस पर वो अपनी खेती कर सके। बात समझ रहे हो? तो लोगों के विकास का लक्ष्य जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। एक भूमिहीन यानी एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर जिसके पास ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, उसके लिए भी विकास का लक्ष्य जो होगा वो अलग होगा। देखो कैसे होगा। उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? बेहतर मजदूरी। यानी वो अपने विकास को कैसे देखेगा? भैया मुझे बस बेहतर मजदूरी मिल जाए, दिन भर हम काम करें, हमको सही रेट मिल जाए। अगर 350 रुपये मजदूरी है तो मुझे 350 रुपया मिल जाए, अगर 400 रुपये मजदूरी है तो मुझे 400 मिल जाए। उसके लिए तो यही विकास है ना, उसके लिए तो यही लक्ष्य होगा। और उसके जो बच्चे हैं उसको उत्तम शिक्षा मिले। उत्तम मतलब समझते हो? अच्छा क्वालिटी का शिक्षा मिल जाए, मतलब अच्छा से पढ़ लिख ले, बस उसका यही उसका लक्ष्य यही रहता है। एक भूमिहीन किसान मजदूर का अगर आप लक्ष्य देखोगे तो उसका लक्ष्य बस यही है कि उसका मजदूरी उसको ढंग से मिल जाए और उसके बच्चे बस अच्छा पढ़ाई पढ़ ले, बस यही चाहता है और कुछ नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कभी सपना ही नहीं देखेगा वो कि उसका बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या IAS बने या अधिकारी बने। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पंजाब का कोई समृद्ध किसान, पंजाब का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं। समृद्ध किसान का मतलब एकदम उसको सबकी पास है, उसके पास खेत होगा, खलियान होगा, ट्रैक्टर होगा, बैलें होंगी, सब कुछ होगा उसके पास। तो दूसरी ओर पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य पारिवारिक आय होगा। उसके लिए ये नहीं होगा कि मजदूरी मिल जाए हमको, नहीं, उसका आय होता है, उसका इनकम होता है कि मेरे परिवार में इतना का इनकम होना चाहिए। और उसके बच्चे की उच्च शिक्षा होती है। उसका ये लक्ष्य होता है कि मेरे परिवार की आय कैसे बढ़े और मेरे बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उच्च मतलब समझते हो? अभी जो ग्रामीण मजदूर था वो चाह रहा था कि बस पढ़ ले, अच्छा सा पढ़ ले, अच्छा क्वालिटी का पढ़ाई मिल जाए। लेकिन ये जो किसान है, जिसको समृद्ध किसान है, ये क्या चाह रहा है कि उसके बच्चे को उच्च शिक्षा मिले, वो हाई लेवल की क्वालिफिकेशन को पार कर जाए। इस तरह से वो चाह रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों जगह दोनों किसान ही हैं, लेकिन दोनों के जो लक्ष्य जो है ना अलग अलग है। दोनों के विकास का जो लक्ष्य, दोनों का जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग है। उसके हालात पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस हालात पे है, किस पोजीशन पर है। वो अगर गरीब है तो वो कहाँ तक अपने विकास को सोचेगा, अगर वो थोड़ा बहुत पैसा वाला है तो वो कहाँ तक अपने विकास को सोचेगा। यहाँ पर किसान का एग्जाम्पल लिया गया है। आप यहाँ पर डेली दिनचर्या वाले आदमी, जैसे एक दैनिक मजदूर और एक बिजनेसमैन का भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक डॉक्टर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। बात समझ रहे हो? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं। तो सब्सक्राइब किया कीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।